हाँ, आपका कथन सही है कि 1604 ईस्वी में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हरिमंदिर साहिब अमृतसर में की गई थी। इसे 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया था और पहले ग्रंथी संरक्षक के रूप में बाबा बुद्ध को नियुक्त किया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कुछ मुख्य बातें। 1. संकलन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने किया था। 2. पहला प्रकाश। 16 अगस्त 1604 ईस्वी को हरिमंदिर साहिब अमृतसर में इसका पहला प्रकाश स्थापना किया गया था। 3. पहला ग्रंथी। बाबा बुद्ध को गुरु ग्रंथ साहिब का पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया था। 4. पूर्णता। 1705 ईस्वी में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसे पूर्ण किया। 5. सामग्री। इसमें केवल सिख गुरुओं की ही नहीं बल्कि अन्य हिंदू और मुस्लिम भक्तों की वाणियां भी शामिल हैं। और 6. स्थान। इसे अमृतसर में हरिमंदिर साहिब में स्थापित किया गया था, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, यह सही है कि बैंक ऑफ मैनहट्टन कंपनी, द बैंक ऑफ द मैनहट्टन कंपनी, 1 सितंबर 1799 को न्यूयॉर्क शहर में खुली थी, जो बाद में चेज मैनहट्टन बैंक का हिस्सा बना। यह न्यूयॉर्क के सबसे पुराने बैंकों में से एक है और वर्तमान जेपी मॉर्गन चेज के पूर्ववर्ती संस्थानों में से एक था। मुख्य तथ्य। 1. स्थापना। बैंक ऑफ मैनहट्टन कंपनी की स्थापना 1799 में हुई थी। 2. स्थान। यह न्यूयॉर्क शहर के 40 वॉल स्ट्रीट पर खुला था। 3. शुरुआत में व्यवसाय। शुरुआत में बैंक का अपना वाटर वर्क्स जल संयंत्र भी था, लेकिन 1808 में इसने उसे बेच दिया और पूरी तरह से बैंकिंग व्यवसाय में लग गया। और 4. विरासत। बैंक ऑफ मैनहट्टन का विलय 1955 में चेज नेशनल बैंक के साथ हुआ, जिससे चेज मैनहट्टन बैंक बना, जो आज जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के रूप में मौजूद है। एक सितंबर 1878 को एम्मा नट अमेरिका की पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी, जब उन्होंने बोस्टन, मैसाचुसेट्स में एडविन होम्स टेलीफोन डिस्पैच कंपनी के लिए काम करना शुरू किया। उन्हें यह पद पुरुषों के बाद मिला, क्योंकि पुरुष ऑपरेटरों का व्यवहार लाइव फोन कॉल के दौरान अस्वीकार्य पाया गया था। नट ने लगभग 33 वर्षों तक ऑपरेटर के रूप में काम किया और उनकी नियुक्ति नारीवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। एम्मा नट के बारे में। 1. पहली महिला ऑपरेटर। 1878 में उन्हें दुनिया की पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम पर रखा गया, क्योंकि शुरुआती पुरुष ऑपरेटरों के रवैये ने काम करने के लिए कुछ महिला कर्मचारियों की मांग की थी। 2. लंबा कार्यकाल। नट ने अपने काम का आनंद लिया और 33 साल तक एक ऑपरेटर के रूप में काम करती रहीं। 3. समान अवसर की लड़ाई। 1973 में उनकी नियुक्ति को समान रोजगार के लिए एक लड़ाई में प्रेरणा मिली, जिससे महिलाओं को दूरसंचार के क्षेत्र में सभी नौकरियों के लिए समान अवसर मिले। और 4. टेलीफोन ऑपरेटर दिवस। उनकी नियुक्ति को आज भी याद किया जाता है और इस दिन को टेलीफोन ऑपरेटरों को समर्पित किया गया है। एक सितंबर 1923 को ग्रेट कांटो भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.9 थी। ये भूकंप जापान के कांटो क्षेत्र में आया, जिससे टोक्यो और योकोहामा शहर तबाह हो गए और 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। भूकंप के बाद आग लगने से भारी तबाही हुई और सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हुए। भूकंप के मुख्य बिंदु। 1. कब और कहां। 1 सितंबर 1923 को दोपहर के करीब जापान के कांटो क्षेत्र में, जिसकी तीव्रता 7.9 थी। 2. प्रभाव। टोक्यो और योकोहामा शहर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। भूकंप से उत्पन्न आग ने शहरों को तबाह कर दिया। इस आपदा में 1 लाख से अधिक लोगों की जान गई। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। 1. परिणाम। ये जापान के इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, जिसने भारी आर्थिक और जान माल का नुकसान किया।
1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यह आक्रमण सोवियत संघ के साथ हुए अनाक्रमण समझौते के बाद हुआ, जिसने पोलैंड को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित कर दिया। एक कारण, लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और नाजी जर्मनी तथा फासीवादी इटली के विस्तारवादी इरादों के कारण ये युद्ध शुरू हुआ। 2. प्रारंभ, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने बिना युद्ध की घोषणा किए पोलैंड पर हमला किया। 3. प्रतिक्रिया, पोलैंड की रक्षा के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत जर्मनी को अल्टीमेटम दिया और फिर 3 सितंबर को जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। 4. युद्ध का विस्तार, हिटलर स्टालिन समझौते के तहत सोवियत संघ ने भी पूर्वी पोलैंड पर कब्जा कर लिया, जिससे पोलैंड का विभाजन हो गया। और 5. परिणाम, इस आक्रमण से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और पोलैंड के हारने के बाद पूरे यूरोप के बड़े हिस्से पर जर्मनी का कब्जा हो गया। हाँ, उज़्बेकिस्तान में 1 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि देश का राष्ट्रीय अवकाश है। इसे मुस्तकिल-ए-कुनी के नाम से भी जाना जाता है और यह 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन देश भर में उत्सव, मेले, पारंपरिक प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुख्य बातें। 1. कब मनाया जाता है? हर साल 1 सितंबर को। 2. क्या है? यह उज़्बेकिस्तान का मुख्य राष्ट्रीय और सार्वजनिक अवकाश है। 3. क्यों मनाया जाता है? 1 सितंबर 1991 को सोवियत संघ से उज़्बेकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। और 4. कैसे मनाया जाता है? बड़े पैमाने पर उत्सव, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पारंपरिक उज़्बेक लोकगीत समूहों के प्रदर्शन होते हैं। पारंपरिक भोजन जैसे प्लोव का आनंद लिया जाता है। राजधानी ताशकंद के मुस्तकिल स्क्वायर पर भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसके बाद आतिशबाजी होती है। 1 से 7 सितंबर तक भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पोषण के महत्व, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक करना है। ये सप्ताह महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोषण से लड़ने और पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का महत्व। 1. पोषण जागरूकता। यह आयोजन लोगों को स्वस्थ भोजन की आदतों और आहार के महत्व के बारे में शिक्षित करता है। 2. कुपोषण से मुकाबला। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कुपोषण, खासकर बच्चों में, की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान करता है। 3. स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। इसका उद्देश्य देश भर में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है, जिससे समग्र कल्याण में सुधार हो सके। और 4. आर्थिक समृद्धि। पोषण संबंधी कमियों को दूर करना राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जनसंख्या की उत्पादकता में सुधार करता है। ये कैसे मनाया जाता है? 1. विविध कार्यक्रम। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2. शैक्षिक गतिविधियां। स्कूल और संगठन छात्रों को संतुलित आहार और पोषण संबंधी आदतों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए इंटरैक्टिव और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। 3. समुदाय की भागीदारी। स्थानीय और वैश्विक समुदाय पोषण के महत्व की वकालत करने के लिए विभिन्न माध्यमों से एक साथ आते हैं। और 4. संतुलित आहार का संदेश। लोगों को अपनी प्लेट में अनाज, फल, सब्जियां, प्रोटीन और डेयरी सहित सभी खाद्य समूहों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।